कल्पना कीजिए कि किसी के पैर में बहुत तेज दर्द है। वो इंसान अस्पताल जाता है, डॉक्टर उसका एक्सरे करता है और रिपोर्ट देखकर कहता है कि सब एकदम ठीक है, हड्डी बिल्कुल सही जगह पर है। लेकिन दर्द तो है ना? बिल्कुल। मरीज घर आ जाता है लेकिन दर्द बढ़ता ही जाता है और बाद में पता चलता है कि एक्सरे मशीन खराब नहीं थी, बल्कि उसे इस तरह प्रोग्राम ही किया गया था कि वो टूटी हुई हड्डी को भी हमेशा एकदम सही और स्वस्थ ही दिखाए। बाप रे, ये तो मतलब किसी बुरे सपने जैसा है। क्योंकि अगर डायग्नोसिस ही गलत होगा तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? वो तो अंदर ही अंदर और बढ़ती जाएगी ना। एग्जैक्टली। और आज हम जिस विषय की बहुत गहराई तक जाने वाले हैं इस पूरी चर्चा में, उसमें हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की वो एक्सरे मशीन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मीडिया है। बिल्कुल सही एनालॉजी दिया आपने। हाँ, तो आज हम मशहूर पत्रकार पी साईनाथ के 2026 के जो उनका बीजी वर्गीज मेमोरियल लेक्चर था, उसको डिकोड कर रहे हैं। और पी साईनाथ का करियर भी अपने आप में एक बहुत अलग तरह की मिसाल है। राइट। मतलब 45 साल का उनका करियर रहा है, जिसमें से 33 साल उन्होंने एक ग्रामीण रिपोर्टर के रूप में गांवों की धूल छानते हुए बिताए हैं। बिल्कुल। और उन्होंने पारी यानी पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया की शुरुआत की। और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि 70 से ज्यादा बड़े पुरस्कार जीतने के बाद भी उन्होंने सरकारी सम्मान जैसे पद्म पुरस्कार लेने से साफ मना कर दिया। ओहो, हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। उनका ये कदम मतलब बहुत कुछ कहता है अपने आप में। उनका साफ मानना है कि पत्रकारों को सत्ता से इनाम बिल्कुल नहीं लेने चाहिए जिसकी उन्हें आलोचना करनी है। राइट। और इसी सोच से उनके इस भाषण का जो सबसे गहरा विचार है वो निकल कर आता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि पत्रकारिता का काम सत्ता के सामने सच बोलना है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। एग्जैक्टली। लेकिन साईनाथ इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई सत्ता कोई मासूम बच्चा थोड़ी है, उसे सच पहले से ही पता है। बिल्कुल। असल पत्रकारिता तो सत्ता के बारे में आम जनता को सच बताने का नाम है। क्या बात है। और यही वजह है कि आज हम उनके इस भाषण के पन्नों को पलट रहे हैं ताकि सूचनाओं के इस माया जाल को हम अच्छे से समझ सकें। बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं। इस पूरी बातचीत में हम जिन भी आंकड़ों, राजनीतिक संदर्भों या उदाहरणों पर बात करेंगे वो सीधे तौर पर हमारे स्रोत यानी पी साईनाथ के भाषण से लिए गए हैं। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। राइट। हम यहाँ किसी भी दल या राजनीतिक विचारधारा का न तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ स्रोत में मौजूद जो तथ्य हैं, उनके पीछे के विज्ञान और उनकी कार्यप्रणाली को समझना है। एकदम सही कहा। क्योंकि जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उस ढांचे को समझना होगा जिस पर आज का मीडिया खड़ा है। बिल्कुल। मतलब क्या हम रोज जो खबरें देखते हैं टीवी पर या अखबारों में, वो वाकई कोई जनसेवा है या सिर्फ मुनाफे का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट धंधा बनकर रह गया है? इसी बात पर स्रोत में अर्नस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट का जिक्र है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। अच्छा, क्या है वो आंकड़ा? रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वैल्यू 2.7 ट्रिलियन रुपए हो चुकी है और इसके जल्द ही 3.1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। बाप रे, 3.1 ट्रिलियन? हाँ, अगर हम इस आंकड़े को थोड़ा आसान भाषा में समझे तो यह रकम दुनिया के 80 देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। ओह माय गॉड, 80 देशों से ज्यादा? बिल्कुल। और हमारे देश के पूरे कृषि बजट की तो दोगुनी है ये रकम। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो जब कोई इंडस्ट्री इतनी विशाल हो जाती है ना, तो उसका प्राथमिक लक्ष्य सच दिखाना तो बिल्कुल नहीं रह जाता। तो फिर क्या रह जाता है? उसका इकलौता लक्ष्य अपने शेयर धारकों के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कमाना बन जाता है। राइट, बस प्रॉफिट। हाँ, इसी संदर्भ में स्रोत में मुकेश अंबानी द्वारा जियो और डिज्नी हॉटस्टार के $8.5 बिलियन के मर्जर का जिक्र किया गया है। वो बहुत बड़ी न्यूज़ थी। बिल्कुल। और इस एक डील से हुआ क्या? देश की 50% से अधिक स्ट्रीमिंग एक ही जगह कंट्रोल होने लगी है। ये सूचना के एकाधिकार का, मोनोपोली का एक बहुत खतरनाक स्तर है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिए एक जलती हुई बहुमंजिला इमारत है और उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा चमचमाता हुआ डिजिटल बिलबोर्ड लगा दिया गया है। अच्छा, दिलचस्प एनालॉजी है। और उस बिलबोर्ड पर
महंगी घड़ियों और लग्जरी गाड़ियों के शानदार विज्ञापन चल रहे हैं। अब जो लोग उस सड़क से गुजर रहे हैं उनका ध्यान सिर्फ उस चकाचौंध पर है। वो इमारत की आग नहीं देख रहे। एग्जैक्टली। मीडिया वो चमचमाता हुआ बिलबोर्ड है जिसका काम सिर्फ आपका ध्यान खींचना और पैसा कमाना है। और पत्रकारिता उस बिलबोर्ड के पीछे छिपी उस आग की सच्चाई है जिसे जानबूझकर कवर किया जा रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और साइनात का एक नियम भी इसी बात को पुख्ता करता है। वो कहते हैं कि मीडिया जितना अमीर होता जाता है उसकी कवरेज उतनी ही घटिया होती जाती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? एक तरफ अरबों डॉलर की डील्स हो रही हैं और दूसरी तरफ मीडिया अपने ही लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है, ये शोध के एक आंकड़े से साफ हो जाता है। वो कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं? हाँ, कोविड महामारी के दौरान 750 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हुई। बाप रे। और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों और कस्बों के स्ट्रिंगर थे जो ग्राउंड पर काम कर रहे थे। लेकिन खुद उनके अपने बड़े न्यूज चैनलों और अखबारों ने उनकी मौत की खबर तक नहीं छापी। ये सिर्फ दुखद नहीं है, ये सच में डरावना है। मतलब अगर कोई खबर उनके उस सब कुछ ठीक है वाले नैरेटिव में फिट नहीं बैठती तो वो अपने ही साथियों की मौत को भी दबा देंगे। बिल्कुल, यही सच्चाई है। लेकिन एक बात जो मुझे स्रोत में पढ़ते हुए सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो है मीडिया द्वारा आंकड़ों को गायब करने की कला। हाँ, डेटा मैनिपुलेशन। जैसे कोविड की मौतों का ही मामला ले लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा कि भारत में 47 लाख मौतें हुई। लैंसेट जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका ने 42 लाख का आंकड़ा दिया। दोनों आंकड़े काफी करीब हैं। लेकिन हमारा आधिकारिक आंकड़ा सिर्फ 4,86,000 बताया गया। और मजे की बात देखिए, मुख्य धारा के मीडिया ने इस इतने बड़े अंतर पर कोई जांच नहीं की, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं की, बस सरकार का आंकड़ा छाप दिया। वही तो। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोविड एक जटिल बीमारी थी, गिनना मुश्किल था। मैं कुंभ मेले वाले गणित की बात करती हूँ जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो 66 करोड़ वाला आंकड़ा। हाँ, स्रोत के अनुसार मीडिया ने बिना किसी सवाल के ये खबर चला दी कि एक महीने के भीतर 66 मिलियन यानी 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। अब एक मिनट रुकिए, स्रोत ही आगे बताता है कि अगर 32 घाटों पर 66 करोड़ लोग नहाएंगे तो एक सामान्य गणित के हिसाब से हर इंसान को डुबकी लगाने के लिए सिर्फ 1 से 3 सेकंड का ही समय मिलेगा। हाँ, अगर आप कैलकुलेट करें तो यही आता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इतने बड़े बड़े न्यूज रूम्स में किसी के पास एक साधारण सा कैलकुलेटर नहीं था? मतलब क्या वो इतने नासमझ हैं या ये किसी गहरी योजना का हिस्सा है? देखिए, ये नासमझी बिल्कुल नहीं है। जमीन पर जो रिपोर्टर काम कर रहा है उसे ये गणित बहुत अच्छे से पता है। उसने शायद ये बात अपने डेस्क एडिटर को बताई भी होगी। तो फिर खबर छपी कैसे? क्योंकि वो डेस्क एडिटर एक ऐसे कॉर्पोरेट ढांचे में बैठा है जिसकी आमदनी सरकारी विज्ञापनों और बड़े निवेशकों पर टिकी है। उन्हें एक भव्य, एक ऐतिहासिक तस्वीर पेश करनी है। ओह, तो सच्चाई उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठ रही थी। एग्जैक्टली। इसलिए वो 1 से 3 सेकंड वाले लॉजिक को डस्टबिन में डाल देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कॉर्पोरेट हितों का बचाव है। ठीक यही चीज हमने प्रवासी मजदूरों के संकट के समय भी देखी थी। हाँ, माइग्रेंट क्राइसिस, वो तो बहुत ही दिल दहला देने वाला समय था। बिल्कुल। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट में आधिकारिक तौर पर कहा गया कि देश के किसी भी हाईवे पर एक भी प्रवासी मजदूर पैदल नहीं चल रहा है। एक भी नहीं? ये कैसे संभव है? वही तो। और ठीक 14 दिन बाद उसी अदालत को बताया जाता है कि हाईवे पर 23,753 रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं। क्या? और मजे की बात, जिनमें से 62% तो अकेले केरल में थे। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास है। मेरा मतलब है, अगर हाईवे पर कोई था ही नहीं तो 23,000 से ज्यादा कैंप रातों रात किसके लिए बन गए? और मीडिया ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सवाल उठाना उनके बिजनेस मॉडल के ही खिलाफ है। कैसे? देखिए, जिन मीडिया संस्थानों के पास स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कवरेज के लिए अपनी भारी भरकम टीमें भेजने का बजट है, वो उसी वक्त मराठावाड़ा के भयंकर सूखे को कवर करने के लिए एक रिपोर्टर को 20,000 रुपए का खर्च भी नहीं देते। ये तो बहुत शर्मनाक है। क्योंकि दावोस में उन्हें कॉर्पोरेट विज्ञापनदाताओं का साथ मिलता है, सूखे में नहीं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर ये रवैया सिर्फ महामारियों या आपदाओं के समय होता तो शायद हम इसे एक बार की चूक मान लेते। राइट। लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर स्रोत में जो आंकड़े हैं वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। 1991 में हमारे देश में $0 अरबपति थे। 0? कोई बिलियनर नहीं था।
और मार्च 2026 तक ये संख्या 229 हो गई है। बाप रे। और इन 229 लोगों के पास कुल 1.019 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है, जो हमारे पूरे देश की जीडीपी का 26% है। और इस संपत्ति के बढ़ने की टाइमिंग देखिए आप, कोविड के पहले 12 महीनों में जब आम इंसान अपनी नौकरी जाने से परेशान था, छोटे व्यापार बंद हो रहे थे। हाँ, जीडीपी भी तो गिरी थी। बिल्कुल, देश की जीडीपी 7.7% गिर गई थी और ठीक उसी समय देश में अरबपतियों की संख्या दुगनी हो गई। ये कैसे हो सकता है? यही तो सोचने वाली बात है। अकेले इन 229 अरबपतियों की दौलत पूरे देश के कृषि बजट से 71 गुना ज्यादा है। स्रोत में अडानी का उदाहरण भी बहुत स्पष्ट दिया गया है। 2014 में उनकी संपत्ति 2.8 बिलियन डॉलर थी, जो 2022 तक बढ़कर 90 बिलियन डॉलर हो गई, यानी 3100% का उछाल। एग्जैक्टली। अब मेरा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी आर्थिक असमानता हमारे ठीक सामने है, तो हमारे न्यूज़ चैनल इन मुद्दों पर बात करने के बजाय किन चीजों में उलझे रहते हैं? यही तो मीडिया का असली खेल है, ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शन। जब अमेरिका ने चीन से सोयाबीन लेना बंद किया, तो वो अपना सारा सोयाबीन भारतीय बाजारों में डंप करने लगा। अच्छा, इसका क्या असर हुआ? इसका सीधा असर अमरावती के सोयाबीन किसानों पर पड़ा, जो पहले से भयंकर कर्ज में डूबे हुए थे। लेकिन किसी भी प्राइम टाइम शो में ये बहस का मुद्दा नहीं बना। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि कैसे कपास पर से आयात शुल्क यानी टैरिफ गुपचुप तरीके से हटा लिया गया। राइट। जिससे हमारे अपने कपास उगाने वाले किसानों को उनकी लागत तक नहीं मिली। इसी वजह से उस इलाके में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं होती हैं। बिल्कुल। या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, उसका भारत की जेनेरिक दवाइयों पर क्या असर होगा? कोई चर्चा नहीं। ये वो सस्ती दवाइयां हैं जो दुनिया भर के करोड़ों गरीब मरीजों की जान बचाती हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर मीडिया एकदम खामोश रहता है। पी साईनाथ इसीलिए याद दिलाते हैं कि पत्रकारिता में जे का मतलब सिर्फ जर्नलिज्म नहीं, बल्कि जस्टिस यानी न्याय होना चाहिए। वाह, जे फॉर जस्टिस। हाँ। अगर कोई पत्रकारिता अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाइयों से, जैसे कि ये जो भयंकर आर्थिक असमानता है, इसे आंखें मूंद लेती है, तो वो पत्रकारिता नहीं है, वो सिर्फ एक पीआर एजेंसी है, पब्लिक रिलेशंस। बिल्कुल। तो अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक पूरी की पूरी व्यवस्था करोड़ों किसानों, मजदूरों और कमजोर वर्गों के दर्द को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है? न्यूज रूम में जो लोग फैसले ले रहे हैं, ये लोग आखिर हैं कौन? स्रोत इसका बहुत ही कड़वा जवाब देता है। मीडिया भारतीय लोकतंत्र का शायद सबसे ज्यादा बहिष्कार करने वाला या कहें एक्सक्लूजनिस्ट संस्थान है। एक्सक्लूजनिस्ट कैसे? देखिए, आज देश में दलित राष्ट्रपति बन चुके हैं, दलित मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो अंग्रेजी दैनिक अखबार हैं, उन्हें उठा लीजिए, वहां आज भी एक भी दलित चीफ सब एडिटर खोजना मुश्किल है। मैं इस पर थोड़ा और कुरेदना चाहूंगी। अक्सर हम देखते हैं कि मीडिया में कई पत्रकार खुद को बहुत लिबरल, बहुत प्रगतिशील और सत्ता विरोधी बताते हैं। हाँ, ट्विटर पर खूब लिखते हैं। बिल्कुल, वो दिन रात समानता की बात करते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार जब न्यूज रूम के अंदर जातिगत विशेषाधिकार यानी कास्ट प्रिविलेज की बात उठती है, तो यही लोग अचानक बहुत डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो एक भ्रम में जीते हैं, जिसे स्रोत में झूठी मेरिटोक्रेसी या फॉल्स मेरिटोक्रेसी कहा गया है। अच्छा, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। आसान भाषा में समझें तो ऊपर बैठे लोगों को लगता है कि वो अपनी जगह पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी योग्यता के दम पर पहुंचे हैं। वो अपना प्रिविलेज नहीं देखते। एग्जैक्टली। वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उनके पास पीढ़ियों से चला आ रहा एक सामाजिक रुतबा था, अच्छी शिक्षा थी। राइट। साईनाथ कहते हैं कि जो लोग समाज के हाशिए पर हैं, उनके पास जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, यानी जीवन का जो वास्तविक अनुभव है, वो इन तथाकथित विशेषाधिकार प्राप्त पत्रकारों के किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा प्रामाणिक है। इसीलिए पारी का मॉडल अलग है शायद। हाँ, वहाँ हर रिपोर्टर को पहले अपना विशेषाधिकार, अपना प्रिविलेज स्वीकार करना पड़ता है। तो हमने देखा कि इंसानों द्वारा चलाया जाने वाला जो मीडिया है, वो पूर्वाग्रहों से, अपने फायदों से भरा हुआ है। बिल्कुल। ऐसे में आज के समय में हर कोई उम्मीद भरी नजरों से नई तकनीक की तरफ देख रहा है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, एआई की। लोगों को लगता है कि
इंसान तो भेदभाव कर सकता है, लेकिन मशीन तो निष्पक्ष होगी ना? क्या एआई हमें इस धुंधले एक्सरे से बचाएगा? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, लेकिन स्रोत बहुत साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि एआई कोई आसमान से उतरी हुई जादुई छड़ी नहीं है। असल में एआई हमारे ही द्वारा बनाए गए हजारों सालों के ज्ञान और डेटा को चंद अरबपतियों के मुनाफे के लिए इस्तेमाल करने का एक टूल है बस। तो मतलब ये निष्पक्ष नहीं है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एआई कोई नया सच नहीं खोजता। वो इंटरनेट पर मौजूद हमारे समाज के जातिवादी और वर्गीय पूर्वाग्रहों को ही सोखता है और उन्हें ही सच मानकर वापस हमें परोस देता है। स्रोत में दिया गया वो चैट GPT-4 का उदाहरण इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। हाँ, वो सरनेम वाला एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली। जब GPT-4 से भारत के अलग अलग उपनामों यानी सरनेम्स को उनके संभावित पेशों से जोड़ने को कहा गया, तो सोचिए मशीन ने क्या किया। क्या किया? उसने बिना किसी झिझक के बंसल उपनाम को वैज्ञानिक, डेंटिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट से जोड़ दिया। हाँ, सारे व्हाइट कॉलर जॉब्स। हाँ, लेकिन जैसे ही अहिरवार उपनाम दिया गया, उसी एआई ने उसे मैनुअल स्कैवेंजर यानी मैला ढोने वाले और कंस्ट्रक्शन वर्कर से जोड़ दिया। बाप रे! ये मशीन निष्पक्ष कैसे हुई? इसने तो हमारे समाज के सबसे गहरे छुआछूत और भेदभाव को ही अपनी कोडिंग मान लिया है। बिल्कुल। और ये साफ दिखाता है कि इस तकनीक की कमान किसके हाथ में है। स्रोत में सैम ऑल्टमैन का एक बयान भी दिया गया है कि भविष्य में इंटेलिजेंस को बिजली की तरह मीटर पर बेचा जाएगा। अच्छा। और ऑल्टमैन का कहना है कि ये इतनी सस्ती होगी कि इसका बिल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पर स्रोत ने 1973 के उस ऐतिहासिक झूठ की याद दिलाई है। न्यूक्लियर एनर्जी वाला। हाँ, तब न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी यही सपना बेचा गया था कि ये ऊर्जा इतनी प्रचुर और सस्ती होगी कि मीटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन असलियत में क्या हुआ? वही तो, ऊर्जा महंगी होती गई और चंद कंपनियों के कब्जे में आ गई। अगर एआई सच बोल भी देना तो उसे कैसे दबाया जाता है, इसका सबसे ताजा उदाहरण इलॉन मस्क का है। अरे हाँ, वो ग्रॉक एआई वाला किस्सा। बिल्कुल। जब इलॉन मस्क के अपने ही ग्रॉक एआई ने डेटा का विश्लेषण करके मस्क को ही डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेडर कह दिया, मतलब भ्रामक जानकारी फैलाने वाला इंसान। हाँ, तो मस्क ने क्या किया? उन्होंने उसी दिन 500 डेटा एनोटेटर्स को नौकरी से निकाल दिया। एक ही दिन में? हाँ, और ये डेटा एनोटेटर्स वो कम वेतन वाले मजदूर होते हैं जो एआई को सिखाते हैं कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत। तो अगर एआई ने सच बोला तो मस्क ने इंसानों को ही निकाल दिया। कमाल है। स्रोत में दो बहुत भारी शब्द इस्तेमाल हुए, एनशिटिफिकेशन यानी एनशिटिफिकेशन और होमोजेनाइजेशन यानी होमोजेनाइजेशन। मैं इन्हें थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करना चाहूंगी। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं एनशिटिफिकेशन की। आसान शब्दों में समझें तो जब कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऐप शुरू में आता है तो वो यूजर्स को बहुत अच्छी सर्विस देता है। जैसे शुरुआत में गूगल या फेसबुक थे। राइट। लेकिन जैसे ही उसके पास करोड़ों यूजर्स आ जाते हैं, वो सिर्फ विज्ञापन दाताओं और कॉर्पोरेट को खुश करने के लिए अपने एल्गोरिदम को बदलने लगता है। हाँ, फिर यूजर एक्सपीरियंस खराब होने लगता है। एग्जैक्टली। धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म की क्वालिटी इतनी गिर जाती है कि यूजर को सिर्फ कचरा या स्पॉन्सर्ड कंटेंट ही दिखाई देता है। एआई के साथ भी यही हो रहा है। और दूसरा शब्द है होमोजेनाइजेशन, यानी सब कुछ एक जैसा कर देना। हाँ, एआई जो है वो विविधता को खत्म कर रहा है। ये बहुत डरावना है। सोचने वाली बात है, अगर कोई श्रोता इस वक्त बिहार की किसी छोटे से गांव में या महाराष्ट्र के मराठावाड़ा में बैठकर हमारी ये चर्चा सुन रहा है, अगर एआई बनाने वाली कंपनियों को लगता है कि आपकी जो स्थानीय बोली है, आपकी भाषा के मुहावरे हैं या आपके गांव की समस्याएं उनके लिए मुनाफे का सौदा नहीं है, बिल्कुल, तो एआई उन भाषाओं को अपने डेटाबेस से ही गायब कर देगा। बिल्कुल, उन्हें ट्रेन ही नहीं करेंगे उस डेटा पे। हाँ, आपकी संस्कृति, आपकी आवाज डिजिटल भविष्य से हमेशा के लिए मिट जाएगी। यही सबसे बड़ा खतरा है। एआई यथास्थिति यानी जो स्टेटस को है उसको चुनौती नहीं देता, वो उसे पत्थर की लकीर बना देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक कंप्यूटर को इतिहास की सिर्फ ऐसी किताबें पढ़ने को दें जिनमें भारी भेदभाव हो, राइट, और फिर उससे उम्मीद करें कि वो भविष्य की एकदम निष्पक्ष और न्यायपूर्ण किताब लिख कर देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता।
जब आप एक मशीन को इतिहास की सिर्फ ऐसी किताबें देंगे जो अमीरों और सत्ताधारियों के नजरिए से लिखी गई हैं, तो वो मशीन भविष्य के लिए जो भी समाधान निकालेगी वो भी उन्हीं अमीरों के पक्ष में होंगे। तो फिर रास्ता क्या है? अगर सब कुछ चंद कॉर्पोरेट्स के हाथ में है तो इस एकाधिकार को, इस मोनोपोली को तोड़ा कैसे जाए? स्रोत बहुत स्पष्ट कहता है कि इसका एकमात्र समाधान स्वतंत्र मीडिया का समर्थन और सार्वजनिक नियमन यानी पब्लिक रेगुलेशन है। पब्लिक रेगुलेशन। हाँ, आम जनता को उन छोटे स्वतंत्र पत्रकारों और संस्थानों के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा जो बिना बड़े संसाधनों के जमीन पर उतरकर सच दिखा रहे हैं। और शायद इसी जज्बे को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही प्रेरक ऐतिहासिक कहानी दी गई है भगत सिंह की। हाँ, वो कहानी बहुत खास है। वो कहानी बहुत खास है। हम आमतौर पर उन्हें सिर्फ एक हथियारबंद क्रांतिकारी के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बेहद शानदार और पेशेवर पत्रकार भी थे। जी हाँ, उन्होंने कीर्ति और प्रताप जैसे अखबारों में काम किया। वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी में पूरी महारत के साथ लिखते थे, चारों भाषाओं में। बिल्कुल। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फांसी पर लटकाए जाने से पहले महज 23 साल की उम्र में जब वो जेल में मौत का इंतजार कर रहे थे, उन आखिरी 270 दिनों में उन्होंने फारसी भाषा यानी पर्शियन सीखी। माय गॉड, जेल में मौत का इंतजार करते हुए? हाँ। क्यों? ताकि वो उस भाषा के साहित्य को पढ़ सकें और उसमें भी अपने विचार लिख सकें। ये असली पत्रकारिता का उदाहरण है। ये कहानी सच में बहुत सोचने पर मजबूर कर देती है। एक युवा जो मौत के सामने खड़ा है, वो इसलिए नई भाषा सीख रहा है ताकि उसकी बात, उसका सच ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल। और आज का अरबों डॉलर का मीडिया सच को छुपाने के लिए नए नए तरीके खोज रहा है। लेकिन असली पत्रकारिता हर हाल में सच को सामने लाने का रास्ता खोज ही लेती है, चाहे साधन कितने भी सीमित क्यों ना हो। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उस एक्सरे मशीन पर। कुछ कर टूटी हुई हड्डियों को छुपा रहा है ताकि असमानता, गरीबी और अन्याय जैसी बीमारियां हमें नजर ही ना आए। और चिंता की बात यह है कि अब इसी झूठी और धुंधली तस्वीर के ऊपर AI का नया और ताकतवर फिल्टर लगाया जा रहा है। बिल्कुल। और इसी एक गहरे विचार के साथ में आज जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें छोड़ना चाहूंगी। सोचने वाली बात है, अगर आज के इस मीडिया की छन कर आई भेदभाव से भरी और आधी अधूरी जानकारी ही वो कच्चा माल है जिसे कल के ये विशाल AI मॉडल्स दिन रात पढ़ रहे हैं, तो आज से 50 या 100 साल बाद आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता चलेगा कि हमारे इस दौर का असली सच क्या था? बहुत बड़ा सवाल है। क्या हाशिए पर पड़े लोगों की आवाजें, खेतों में संघर्ष करते किसानों का दर्द और सच्चाई की खोज में निकले पत्रकारों की कहानियां इन सर्वर रूम्स के ठंडे और अंधेरे कोनों में कहीं हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी? या फिर हम उस बड़ी सी इमारत में छिपी उस छोटी सी किताबों की दुकान को बचाने के लिए आज ही आगे आएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज ही खोजना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आज की इस खास चर्चा में स्रोत की इतनी गहराई तक जाने के लिए आपका और हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए।